नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे द्वारा यूपी पीसीएस मेंस को टारगेट करते हुए यूपी पीसीएस मेंस सीरीज नाम से एक पहल चलाई जा रही है, जिसके द्वारा हम यूपी पीसीएस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस पोर्शन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में या तो यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको देखने की कोशिश कर रहे हैं और उनका डिस्कशन या उनकी स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उन टॉपिक्स को कवर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो उसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज है मंदिर निर्माण कला के बारे में। और लास्ट वीडियो हमने देखा था स्तूपा, यानी कि स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ था, स्तूपों के उद्भव और विकास के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो उसी में आज हम डिस्कस करेंगे मंदिर निर्माण शैली के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे मंदिर निर्माण शैली से कुछ क्वेश्चन ही बने हैं। जैसे मौर्य काल में तो मंदिर निर्माण शैली की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन गुप्त काल तक आते आते मंदिर निर्माण शैली की शुरुआत हो गई थी। तो उसके बाद कुछ शैली बनी, जैसे नागर शैली बनी, द्रविड़ शैली बनी, बेसर शैली बनी और पल्लव वंश, चालुक्य वंश और जो ऐसे ये दक्षिण भारत के जो कुछ वंश थे वहाँ पर मंदिर निर्माण शैली का बहुत प्रखर रूप देखने को मिला। तो उसी क्रम में आज हम इनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मंदिर निर्माण शैली कहाँ पर जाके पूर्ण रूप से विकसित हुई। जैसे कुछ जगह क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूपीएससी ने, जैसे 2022 में ही क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो मंदिर हैं उनमें मूर्तिकला का कॉन्सेप्ट रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम और क्वेश्चंस देखें तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। तो ये अलग टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा, जिसके बारे में हम चोल और गुप्त काल के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, तब डिस्कस करेंगे। और जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे भक्ति साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और शैलकृत स्थापत्य, यानी कि जो रॉक कार्ड आर्किटेक्चर होते हैं, पत्थरों को काट कर जो बनाए गए थे, जैसे गुफा में कोई मूर्तियाँ बनाई गई या कुछ मंदिर बनाए गए, तो उनको कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मंदिर कला से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन मंदिर कला से संबंधित पूछा गया हो। तो जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। और चीनी और अरबी यात्रियों का क्या योगदान रहा है, भक्ति आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अंग्रेज़ों के द्वारा जो करारबद्ध श्रमिक लिए गए थे उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गुप्तकालीन सिक्का शास्त्रीय, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप, ये क्वेश्चन कल हमने देख लिया था, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी कल हमने देख लिया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो मंदिर कला से पूछे गए थे, उनके बारे में हमें आज यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे गांधार मूर्ति कला के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल हमने देख ही लिया था। दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तांडव नृत्य के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि तांडव नृत्य का क्या महत्व है। हाँ, ये क्वेश्चन है। मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है, यानी कि जो मंदिरों की जो वास्तुकला निर्मित हुई है उसमें जो चोल वास्तुकला है उसका उच्च स्थान है। इसके बारे में विवेचना करने के बारे में पूछा गया है, यानी मंदिर वास्तुकला से क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। 2013-14 के करीब ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, इसमें साहित्य से रिलेटेड, इसमें मंदिर वास्तुकला से संबंधित कोई क्वेश्चन, शायद मुश्किल ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो फोकस होगा वो मंदिर वास्तुकला में जो बेसर शैली होगी, नागर शैली होगी और द्रविड़ शैली होगी, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स के थ्रू उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा और हमारा जो टारगेट है
वो उन लोगों के लिए जिनके जो फाउंडेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ना कि उनके लिए जो बिल्कुल न्यू बिगिनर हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे मंदिर निर्माण शैली में 3 शैलियाँ मानी जाती हैं, एक होती है नागर शैली, एक होती है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर शैली। तो यहाँ पे हम देखेंगे नागर शैली के बारे में। तो नागर शैली होती क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मंदिर निर्माण की तीनों शैलियों के बारे में संक्षेप में बताते हुए उनके जो उदाहरण उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी कोई उदाहरण बताओ उन मंदिरों का कि यानी इसमें ये मंदिर है, इसमें ये मंदिर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो नागर शैली है उसकी क्या विशेषता होती है, तो जैसे नागर शैली के बारे में हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक मंदिर जो बनते हैं वो किसी बेस पर बनते हैं, कोई चबूतरा होगा या किसी के ऊपर मंदिर बनाए जाएंगे, उसे कहते हैं जागृति या चबूतरा। और फिर सीढ़ियाँ होती है उस पर चढ़ने के लिए, यानी एक ऊंचा सा बेस बनाया जाएगा, उस पर मंदिर का निर्माण होता है। फिर सीढ़ियाँ होती हैं, और जो मंदिर होता है उसमें अंदर जाकर होता है गर्भगृह, उससे बाहर होता है अंतराल, और फिर होता है एक महामंडप, और बाहर होता है मंडप, और उसके ऊपर जो स्तूप आकार का होता है उसे कहते हैं शिखर या रेखा शिखर। और उस कुछ मंदिरों में ऊपर क्या रखे रहते हैं नागर शैली में, कलश, और उनको क्या कहा जाता है, आमलक भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने विशेषता देखी नागर शैली की, तो यहाँ पे बताया गया है जागृति चबूतरे पर इनका निर्माण होता है। गर्भगृह, जो गर्भगृह होता है उसमें मेन देवी या देवता को रखा जाता है। रेखा शिखर ऊपर आमलक, यानी रेखा शिखर होता है उसे ऊपर की तरफ होता है, उसे आमलक या कलश कहा जाता है। अंतराल, जो अंतराल होता है जहाँ पर गर्भगृह होता है उसके आसपास की जगह होती है उसे कहा जाता है अंतराल, और वहीं पर उसे प्रदक्षिणा पथ भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर परिक्रमा पूरी की जाती है। फिर होता है महामंडप, यानी जो गर्भगृह है उसके बाहर का जो स्थान होता है, कमरा सा बना होता है, वो उसे कहते, जहाँ पर कीर्तन और भक्तजन आकर बैठते हैं उसे कहते हैं महामंडप। फिर जो नागर शैली के ज़्यादातर मंदिर हैं वो किसमें देखने को मिले हैं, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होती है, ये हमने इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। पंचायतन शैली में एक मंदिर बिल्कुल बीचों बीच में होता है और 4 मंदिर उसको बाहर से सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी उसके चारों आसपास क्या बने रहेंगे, मंदिर बने रहेंगे, और एक मेन मंदिर होगा उसे कहते हैं पंचायतन शैली, यानी 5 मंदिरों का एक साथ निर्माण। तो एग्जाम्पल हैं कुछ नागर शैली के, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, वो भी किसमें बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है। कंदरिया महादेव का मंदिर है, खजुराहो में स्थित है, ये भी नागर शैली में बना हुआ है। और लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी नागर शैली का बना हुआ है। अब देखते हैं द्रविड़ मंदिर शैली, क्योंकि जो नागर शैली है उसकी अपोजिट मानी जाती है द्रविड़ मंदिर शैली। उसमें कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर जो शिखर होता है वो कैसा होता है, पिरामिडाकार, यानी द्रविड़ शैली के जो मंदिर मिलेंगे उनमें जो शिखर होगा रेखा शिखर, जैसे वहाँ पर क्या था, स्तूप के आकार का था, यहाँ पर जो शिखर होता है वो होता है पिरामिड के आकार का। आमलक या कलश की जगह स्तूपिका होती है यहाँ पे, यानी आमलक व कलश की जगह यहाँ पर क्या रखा जाता है, एक स्तूपिका होता है उसको रखा जाता है। फिर लंबी एवं चौड़ी उसकी बाउंड्री होती है, क्योंकि बहुत जगह कवर करके ये मंदिर बनाए जाते हैं और उनके आसपास लंबी व चौड़ी बाउंड्री की जाती है। और ऊपर गोपुरम होते हैं, गोपुरम यानी कि जो मंदिर का जो बाहरी द्वार होता है उसे कहते हैं गोपुरम। जैसा कि देखा होगा आपने दक्षिण भारत में किसी मंदिर का फोटो देखा होगा, जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, तो वहाँ पर जो बाहर का जो दरवाजा होता है बहुत ऊंचा बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। और ग्राउंड से ही बेस बनाने की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने देखा था कि पहले मंदिर नागर शैली में वहाँ पहले मंदिर के लिए क्या बनाया जाता था, बेस बनाया जाता था, उसके बाद मंदिरों का निर्माण किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राउंड से ही मंदिर का जो गर्भगृह है, मेन मंदिर है, वो बनाना शुरू हो जाता है। और मंदिरों के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, तालाब देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मंदिर निर्माण शैली का फ़ायदा क्या है, यानी मंदिरों का फ़ायदा क्या, क्यों बनाए जाते थे उस समय मंदिर। तो उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पेज था, यानी मंदिरों की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मंदिरों के क्या कारण थे बनाने के, तो वो मिस हो गया है। तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको, तो आप उसके बारे में नोट कर सकते हैं, यानी मंदिरों के बनाने के क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण बताया जाता है वो कारण बताया जाता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या होता है, यानी पुराण जो होते हैं हमारे वेद पुराण, उनमें मंदिरों को क्या बताया गया है, मंदिर निर्माण पुण्य का कार्य बताया गया है, यानी कोई राजा या कोई मंदिर का निर्माण करेगा तो उससे पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे हमारे वेदों में ग्रंथों में
डिस्कस किया गया है। तो इससे प्रेरित होकर भी राजा महाराजा मंदिर निर्माण करवाते थे। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? राजा अपनी ताकत या समृद्धि दिखाना चाहता था। जितना ऊंचा है, जितना बड़ा मंदिर राजा बनवा देगा तो राजा उतना ही बड़ा माना जाएगा। यानी अपनी समृद्धि और ताकत दिखाने के लिए राजा मंदिर का निर्माण करवाते थे। और भूमि अनुदान, भूमि अनुदान के द्वारा जो मंदिर होते थे, मंदिरों का निर्माण किस पर होता था? जो भूमि अनुदान में मिली होती थी। तो सामंती वर्ग और जो मंदिर का निर्माण था उससे कनेक्शन था, यानी जो भूमि दान में मिलती थी उस पर ज़्यादातर मंदिर बनाए जाते थे। सामाजिक आर्थिक कारण क्या है, यानी इनके फायदे क्या हैं मंदिर निर्माण के? तो सामाजिक कारण है रोजगार सृजन, यानी कोई मंदिर निर्माण होगा तो बहुत मिस्त्री लगेंगे, बहुत सारी लेबर लगेगी, और उसके बाद जो वहाँ पर जो काम होंगे उस मंदिर के निर्माण के बाद, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। देवदासी प्रथा चलती थी प्राचीन समय में। देवदासी प्रथा यानी बेसहारा औरतों को सहारा देने की प्रथा थी। मंदिरों में उनको सहारा दिया जाता था। आपदा प्रबंधन के तौर पर भी काम करते थे ये मंदिर। जैसे ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर बहुत सारे अनाज का भंडार होता था, तो ये क्या करते थे? खाना वितरण करने में, जैसे आज के समय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऐसे पीडीएस के तौर पर ये कार्य करते थे। और एजुकेशन सेंटर भी होते थे मंदिर, क्योंकि वहाँ पर उच्च स्तर की शिक्षाएँ प्रदान की जाती थी। और कौशल विकास भी होता था, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की शिक्षाएँ भी दी जाती थी। और अवसंरचनात्मक कार्य भी मंदिरों के निर्माण की वजह से देखने को मिलते थे, यानी नई नई टेक्निक, कैसे मंदिर में नई तकनीक लगानी है, कैसे मंदिर में सूर्य की रोशनी पहुंचनी चाहिए। उससे क्या होता था? नई नई तकनीकों के बारे में जिज्ञासा पैदा होती थी। और अवसंरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कार्य हैं वो भी समय समय पर होते रहते थे। तो आर्थिक कारण क्या है? बैंकिंग, यानी बैंकिंग के तौर पर कार्य करते थे। और शहरीकरण को इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि कोई बड़ा मंदिर बन जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे बसावट बढ़ने लग जाती है और कई प्रकार की दुकानें खुलने लग जाती हैं। जैसे क्या होता है? शहरीकरण में तेज़ी आती है और वहाँ पर धीरे धीरे बसावट बढ़ती जाती है। और बैंकिंग प्रणाली का भी ये मंदिर काम करते थे। तो ये हो गए मंदिरों के कारण और उनकी भूमिका, यानी उनके फायदे क्या थे और कारण क्या थे मंदिर निर्माण के। तो हमने नागर शैली के बारे में देख लिया। फिर हमने देखा द्रविड़ शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर शिखर जो होता है पिरामिडाकार होता है, और जो इसकी जो बाउंड्री होती है आसपास वाली वो बहुत लंबी और चौड़ी होती है। उसके अंदर ही तालाब देखने को मिलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में ये देखा गया है। क्योंकि द्रविड़ शैली कहाँ पर थी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में देखा गया है कि ज़्यादातर जगह पानी का क्या मिलता है? अभाव मिलता है। इसलिए जो कोई भी कंजर्वेशन किया जाता था, जो कोई भी इमारत बनाई जाती थी, उसमें पानी के संरक्षण को, वाटर कंजर्वेशन को अधिक महत्व दिया जाता था। फिर बेसर शैली आती है। बेसर शैली क्या है? बेसर शैली दोनों निर्माण शैलियों का, यानी नागर और द्रविड़ का मिक्स रूप माना जाता है। तो उसे कहते हैं बेसर शैली, यानी कुछ उनमें से लेंगे, कुछ इनमें से लेंगे। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अब देखते हैं जो द्रविड़ शैली है उसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है, उसका विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है उसका विकास 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव वंश के समय शुरू माना जाता है। उसके बाद फिर चोल वंश आया 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, और यहाँ पर यह मंदिर निर्माण शैली कैसे पहुँच गई? अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, द्रविड़ शैली थी। फिर विजयनगर साम्राज्य आया, फिर एक नायक साम्राज्य भी बताया जाता है। तो जो द्रविड़ शैली का जो विकास है वो पल्लव वंश से माना जाता है। जैसे क्वेश्चन भी है एक, समझाइए कि किस प्रकार पल्लवों के तहत द्रविड़ वास्तुकला का विकास शैलकृत से होते हुए संरचनात्मक की तरफ हुआ। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पल्लवों से द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ था वो कैसे शैलकृत, यानी जो गुफाओं को, पत्थरों को काटकर जो मंदिर बनाए जाते थे, अब वो कैसे उनमें संरचनात्मक, यानी उनमें बेस से, बाउंड्री से ईंटें लगाकर ऐसे मंदिर बनाए जाएंगे, तो कैसे उनमें ये सुधार हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में पूछने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बताया है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव शासकों के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन, यानी द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उनका निर्माण कहाँ से शुरू हुआ? 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच पल्लव शासकों के संरक्षण में यह विकास प्रारंभ हुआ। पल्लवकालीन मंदिर का निर्माण शैलकृत से आरंभ होकर संरचनात्मक रूप धारण करता है। शैलकृत यानी कि जो पत्थरों के बने हुए मंदिर थे, अब वो कैसे हो गए हैं? ईंटों और उनके मंदिर बनने शुरू हो गए हैं। तो जैसे बताया गया है, शैलकृत यानी रॉक को काटकर, पत्थर को काटकर जो मंदिर बनाए गए थे। तो महेंद्र वर्मन राजा था, उसके द्वारा केवल मंडप, उसके जो मंदिर थे उनमें मंडप होता था, साधारण गर्भगृह होता था और पंच पांडव मंडप भी देखने को मिलता है। फिर आया मामल्य राजा।
मामल्य ने मंडप और रथ दोनों का निर्माण करवाया और रॉक को ऊपर से काटकर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसे कहते थे रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी शैलकृत, यानी ऊपर से लेंगे किसी पहाड़ी के ऊपर से और ऐसे मंदिर को काटते जाएंगे, उससे क्या बन जाएगा, किसी शैल को ऊपर से काटकर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और यहीं पर रथ जो मंदिर है, रथ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्तपेगोड़ा मंदिर भी कहा जाता है, यहीं पर यानी मामल्य जो राजा था उसके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था, जिसमें युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि के रथ भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रक्चरल क्या चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल जैसे नरसिंह वर्मन सेकंड हुआ, राज सिंह शैली भी बोला जाता है ऐसे, यानी अब जो मंदिर हैं वो संरचनात्मक है, ईंटों प्लस पत्थर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी उनमें ईंटें भी लगाई जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी गुफा के ऊपर बनाया जाए या किसी पहाड़ी के ऊपर बनाया जाए, वो ईंटों के द्वारा भी उनका निर्माण करवाया जा सकता है। और ये बताया भी गया है कि ओपन प्लेन में मंदिर बनने शुरू हो गए थे। कैसे होते थे मंदिर, वर्गाकार होते थे, पिरामिडाकार होते थे और इनके ऊपर क्या होती थी, स्तूपिका होती थी और प्रदक्षिणा पथ भी होता था, बाउंड्री भी होती थी और मंडप भी होते थे। जैसे सूर मंदिर, महाबलीपुरम का शिव जी का सूर मंदिर इसका उदाहरण माना जाता है। फिर एक नंदी वर्मन राजा हुए, नंदी वर्मन राजा कांची, मुक्तेश्वर एवं परशुरामेश्वर मंदिर, 2 मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया और इनमें थोड़ा बहुत चिन्ह देखने को आगे जाकर मिलता है। तो जो चोल काल है उसमें क्या हुआ, चोल काल के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो मंदिर निर्माण शैली है उसमें भव्यता आई है गोपुरम में। गोपुरम क्या होता था, गोपुरम यानी कि जो मेन गेट होता था मंदिर का, बहुत ऊंचा होता था, उसमें और भव्य तरीक़ों से काम लिया गया और तालाब बनाए गए, बहुत डेकोरेटेड करवा के तालाब बनाए गए। सहायक मंदिर को भी बनवाया गया, सहायक मंदिर निर्माण की जो पंचायतन शैली में हमने देखी थी, ऐसी प्रथा यहाँ पर भी शुरू की गई। नंदी मंडप बनवाया जाने लगा और ग्रेनाइट का पत्थर बनवाया जाने लगा। जैसे यहाँ पर जो तंजौर का राजेश्वर मंदिर है उस पर, उसके ऊपर जो टॉप है उस पर 34 टन का पत्थर हुआ करता है, यानी उसका जो पत्थर रखा हुआ है लगभग 34 टन का है, ऐसे बताया जाता है। चोल शैली में यानी चोल काल में क्या हुआ, जो मंदिर निर्माण शैली पल्लव के समय शुरू हुई थी, इस समय आकर अपने टॉप पर पहुंच गई, यानी इन्होंने उसमें बहुत सारे सुधार किए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित वास्तुकला पर निबंध लिखिए। यानी दिल्ली सल्तनत आपको पता ही है 1206 से लेकर 1526 तक का जो समय है दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है। तो उसमें पूछ रहे हैं दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित वास्तुकला, यानी उनके द्वारा जो वास्तुकला का निर्माण किया गया था उसके बारे में बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में कई मुस्लिम सत्ता पर आसीन हुए, इन सभी के तहत अनेक इमारतों एवं स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण कराया गया, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर देखा जा सकता है। यानी दिल्ली सल्तनत के में जब कई राजा आए, कई वंश आए, जैसे गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तो ऐसे करके कई वंश आए और कई राजा आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने तरीक़ों से नई वास्तुकला शैली का निर्माण करने की कोशिश की, जिसके बारे में हमने इंट्रो में बताया है। फिर हम बातें अपने मेन बॉडी पर। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद स्थापत्य कला अनेक नवीन रूपों का दिल्ली की स्थापत्य कला में अनेक नवीन रूपों का आगमन हुआ, जैसे मेहराब, गुम्बद, मस्जिद, मकबरे, किले आदि का निर्माण कराया गया और विभिन्न वंशों का योगदान। तो विभिन्न क्या जो प्रत्येक वंश थे उनका क्या क्या योगदान रहा उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे गुलाम वंश में कुतुब मीनार बनाई गई थी और 2.5 दिन का झोंपड़ा, और जो कुतुब मीनार है वो लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनवाई गई थी। और ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी जो गुरु थे, मौलाना थे, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया गया है और इस पर भारतीय प्रभाव मुस्लिम धर्म की अपेक्षा ज़्यादा दिखता है, क्योंकि यह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। क्योंकि शुरुआत है दिल्ली सल्तनत की, शुरुआत में तो ऐसे मंदिर बनेंगे जैसे भारतीय मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे इनके मंदिर भारतीय जो मस्जिद होते थे, इनके जो मकबरे होते थे वो बिल्कुल अलग होने लगे, उनकी शैली बिल्कुल अलग होने लगी। जैसे स्वतंत्र संरचना का विकास कम हुआ था, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई थी तो उस समय बहुत कम मंदिर स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे, यानी बहुत कम जो वास्तुकला थी उनकी स्वतंत्र रूप से निर्मित थी, क्योंकि उनके द्वारा ज़्यादातर चीज़ें तोड़ फोड़ कर बनाई गई थी, यानी मंदिर की जगह में मस्जिद बना देना, कहीं पर कोई गुम्बद बना देना। तो स्वतंत्र संरचना का विकास बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा और बलबन का मकबरा, इसमें सर्वप्रथम वास्तविक
मेहराब देखने को मिलता है। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में क्या है, जो अब मंदिर निर्माण शैली है उसमें मुस्लिम प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि शुरुआत में क्या था, वो जम रहे थे, अभी देख रहे थे कि कैसी परिस्थितियाँ क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किए और उन्हीं चीज़ों को डालने की कोशिश की, उन्हीं में घुलने मिलने की कोशिश की। लेकिन खिलजी वंश में मुस्लिम प्रभाव क्या हो रहा है, मुस्लिम प्रभाव बढ़ रहा है। वैज्ञानिक गुंबद एवं मेहराब, यानी जो गुंबद है वो वैज्ञानिक तरीक़ों से बनाए जा रहे हैं और जो मेहराब है वो भी वैज्ञानिक तरीक़ों से बनाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है खिलजी वंश के, जैसे अलाई दरवाज़ा, हौज ए खास, सीरी की इमारत, ये खिलजी वंश के कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में कुछ वास्तुकला में काम हुआ, जैसे गयासुद्दीन का मकबरा, पंचभुजाकार मेहराब है इसमें, वो देखने को मिलता है। 12 खम्मा भवन और जहाँपना नगर भी तुगलक वंश के उदाहरण माने जाते हैं। और जो मोटी व ढलवा दीवारें होती थी, यानी उनके जो गुम्बद होते थे उनकी जो दीवारें कैसी होती थी, मोटी व ढलवा, यानी एक तरफ ढलान सा उनमें रहता था। अष्टभुज आधार पर संगमरमर की सफ़ेद गुम्बद तथा मस्जिद का क्रॉस आधार। अष्टभुज आधार पर संगमरमर की सफ़ेद गुम्बद तथा मस्जिद का क्रॉस आकार इन पर देखने को मिलता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश में सिकंदर लोधी का मकबरा और मौठ मस्जिद प्रमुख माने जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, खूबसूरत मकबरा व मस्जिद बनाए गए। अमीरों द्वारा अनेक पंचभुजीय मकबरे एवं सुल्तानी द्वारा अष्टभुजीय मकबरे, यानी सुल्तानों द्वारा अष्टभुजीय मकबरे बनाए गए और अमीरों द्वारा अनेक पंचभुजीय मकबरे बनाए गए। सर्वप्रथम 2 गुंबदों का प्रयोग, यानी दोहरे गुंबद, यानी 2 छतों वाले गुंबद का प्रयोग लोधी वंश में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो हमारी वास्तुकला शैली थी दिल्ली सल्तनत की, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं और उसकी विशेषता बताइए, यानी जो इंडिया और इस्लाम के कल्चर को बनाकर जो वास्तुकला स्थापत्य कला बनी थी उसकी विशेषता बतानी है और ये बताना है कि उससे आप क्या समझते हैं। जैसे इंट्रो में हमने शुरू किया है, सल्तनत काल में भारतीय व इस्लामिक शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ, क्योंकि सल्तनत काल में जो मुस्लिम शासक वो पहली बार भारत आ रहे हैं, तो उसके द्वारा स्वतंत्र विकास न करते हुए स्थापत्य कला का वो भारतीय कला के साथ मिश्रण करके उनका विकास किया गया। इस समय में किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मेहराब, गुम्बद तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया। विशेषताएं क्या थी, जैसे छत गुम्बद, जो छत होती थी वो गुम्बद या मेहराब की जो आधारित प्रणाली थी उसके द्वारा निर्मित होती थी, और छत डालने की सहतीर या बीम प्रणाली भारतीय होती थी, यानी छत डालने की जो सहतीर या बीम प्रणाली होती थी वो भारतीय होती थी, क्योंकि हमने क्या बताया मिक्स हैं दोनों की, क्योंकि अभी भी भारत का प्रभाव ज़्यादा है। पत्थर तथा गारे में इनको चुना जाता था, अच्छे किस्म के चूने व जिप्सम का प्रयोग किया जाता था इनको चुनने के लिए। डांटदार पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। सजावट मुस्लिम तरीके प्लस प्राचीन भारतीय शैली के द्वारा इनको सजाया जाता था। फूल पत्तियाँ, जैसे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है सजावट के लिए, फूल पत्तियाँ बनाई जा रही हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जा रही है, कुरान की आयतें बनाई जा रही हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जा रहे हैं, कलश और कमल बेल का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इस तरह जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला थी उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन वास्तुकला एवं मुगल कालीन वास्तुकला में तुलना कीजिए, क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसे ही पूछता है, बिल्कुल फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चन दे देगा, बिल्कुल सिंपल। सल्तनत कालीन वास्तुकला एवं मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में तुलना कीजिए। तो तुलना करते हुए हम बताएंगे क्या क्या दोनों में समानता थी और क्या क्या दोनों में अंतर था, उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो समानता क्या है, स्थापत्य निर्माण में मस्जिद, मीनार, मकबरा, गुम्बद एवं किले, यानी स्थापत्य निर्माण में दोनों में समानता देखने को मिलती है। यानी जो मुगल कालीन वास्तुकला है और सल्तनत कालीन वास्तुकला है, दोनों में मस्जिद बनवाई गई, मीनार बनवाए गए, मकबरे बनवाए गए, गुम्बद तथा किलों का निर्माण करवाया गया। निर्माण सामग्री में भी समानता देखने को मिलती है, चूना, ईंट, पत्थर, जिप्सम। इंडो इस्लामिक शैली, दोनों कालों में गुम्बद एवं मेहराब, इंडो जो इस्लामिक शैली है दोनों में मिक्स देखने को मिलती है। अलंकरण में डिजाइन, यानी ज्यामितीय डिजाइन, पत्थर की सुंदर जालियाँ, ये दोनों में देखने को मिलती है। अंतर क्या है,
सल्तनत काल में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मुग़ल काल में मार्बल का इस्तेमाल किया जाता था। आर्क एवं गुम्बद साधारण हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए हैं, अब एडवांस हो गए हैं, थोड़े अलंकृत होते हैं। दोहरा गुम्बद केवल लोधी वंश में देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो गुम्बद मिले हैं वो कैसे मिले हैं, दोहरे ही मिले हैं। चार बाग व पेट्राडोरा शैली का अभाव देखने को मिलता है सल्तनत काल में, लेकिन यहाँ पर चार बाग और पेट्राडोरा जो शैली थी उसमें आगरा में जो लगाई गई है एतमाद-दौरा के मकबरे में, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है मुग़ल वंश में। राजस्व की कम प्राप्ति होती थी, लेकिन यहाँ पर राजस्व क्या है, ज़्यादा प्राप्ति होती थी, क्योंकि मंदिर वास्तुकला जो थी या कोई भी जो वास्तुकला का निर्माण हुआ, चाहे लाल किला हो, आगरा का, दिल्ली का, उन सबसे राजस्व की प्राप्ति ज़्यादा होती थी। यहाँ से आगे हम कल देखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।